अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009। देखें, माइनर एक्ट्स की जो सीरीज़ चल रही है, इसका जो पहला पार्ट था आर्बिट्रेशन, उसके जो 4 अहम क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही सवाल करना है हर एक पार्ट से, तो हमारे लिए इतना टाइम नहीं है कि हम 5 से 6 या 7 क्वेश्चन करें। सो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हम वही कवर कर रहे हैं। ठीक है जी। तो आर्बिट्रेशन के 4 के जो है ना क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, और आई होप कि इंशाल्लाह उसमें से एक सवाल ज़रूर आ जाएगा। तो अब दूसरा जो पार्ट है वो है पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009। इसके भी हम 4 क्वेश्चन करेंगे कवर, जो अहम तरीन है, जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो उसमें जो पहला टॉपिक है आज वो है क्रिएशन ऑफ टेनेंसी। देखें, क्रिएशन ऑफ टेनेंसी, सबसे पहले तो टेनेंसी देखें। टेनेंसी का मतलब होता है किरायादारी। टेनेंसी एक्चुअली एक क्या होता है कि जब आप कोई ज़मीन किराए के ऊपर लेते हैं, अपनी पोजीशन में लेते हैं, और उसको एज ए टेनेंट इस्तेमाल करते हैं, किराएदार होकर आप इस्तेमाल करते हैं, तो और फिर आप उसके बदले में जो मालिक मकान होता है, लैंड लॉर्ड होता है, उसको आप रेंट पे करते हैं। इस सारी चीज़ को हम बोलते हैं टेनेंसी। ठीक है ना। सो क्रिएशन ऑफ टेनेंसी जो है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लैंडलॉर्ड है, जो टेनेंट है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और वो कानूनी एग्रीमेंट होता है, रेंटल रिलेशनशिप बनता है। यानी इन दोनों के बीच में एक रिश्ता जुड़ जाता है रेंट के हवाले से, कि मैं मालिक मकान हूँ, ये मेरा किराएदार है, मैं अपनी ज़मीन, अपना घर मैंने इसको किराए पे दिया है, ये बदले में मेरी ज़मीन और मेरे घर को इस्तेमाल करता है, और मुझे वो रिटर्न में कुछ रेंट या पेमेंट देता है। ठीक है। ये क्या है? ये सारा का सारा टेनेंसी है। तो इसको क्रिएट किया जाता है, इसका एक तरीक़ेकार है। यानी कि दो लोगों के बीच में अगर कोई रिश्ता बनता है, वैसे आमतौर पे तो शादी की जाती है ना दोस्तों, लेकिन यहाँ पे जब आपने कोई ज़मीन रेंट पे लेनी है और बदले में आपने उसको यानी कि पेमेंट पे करनी है, तो फिर क्या होगा कि आपका भी एक रेंटल रिलेशनशिप बन जाता है। किसके बीच में? लैंडलॉर्ड, मालिक मकान, और टेनेंट के बीच में। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम ये देखेंगे कि ये जो टेनेंसी है, ये जो रिश्ता है, ये किस तरह क्रिएट होता है। दो लोगों के बीच में, मालिक मकान और किराएदार के बीच में जो टेनेंसी का रिलेशनशिप है, ये किस तरह बनता है। इस हवाले से हमारे पास सेक्शन 5 और 10 मौजूद हैं। सबसे पहले, लैंडलॉर्ड, मालिक मकान, वो जो प्रॉपर्टी का मालिक है, ओनर है, जो अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहता है, हम उसको बोलते हैं मालिक मकान। किराएदार, वो शख्स जो उसकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेगा, जो पोजीशन में देगा और वहाँ पे रहेगा, और बदले में इस ज़मीन इस्तेमाल करने के बदले में, या घर इस्तेमाल करने के बदले में, या प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के बदले में, वो मालिक मकान को रेंट पे करेगा। तो इन दोनों में ये टेनेंसी कब क्रिएट होती है? जब इन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, वो माहिदा होता है, जिसे हम किरायानामा कहते हैं। तो उस एग्रीमेंट के अंदर सारा कुछ होता है कि क्या ज़मीन है, कितने अरसे के लिए इस्तेमाल की जाएगी, इसका रेंट क्या होगा, और महीने की किस तारीख को रेंट पे किया जाएगा, सिक्योरिटी कितनी होगी, और क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, किस आपने इस प्रॉपर्टी का किस तरह इस्तेमाल करना, ये सारा कुछ आपने उस एग्रीमेंट के अंदर लिखना होता है। ठीक है। तो इस हवाले से जो एग्रीमेंट है ना, वो आप याद रखें कि जो मालिक मकान है ना, वो तब तक अपनी प्रॉपर्टी किराए के ऊपर नहीं दे सकता जब तक वो टेनेंट के साथ, किराएदार के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करता। जब तक आप फॉर्मल टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे नहीं दे सकते। ये आपका जो रिश्ता है वो नाजायज़ रिश्ता कहलाएगा। जायज़ रिश्ता मालिक मकान और किराएदार में तभी बनता है जब दोनों के बीच में एक फॉर्मल और लीगल किस्म का टेनेंसी एग्रीमेंट होता है। जब आपका एग्रीमेंट हो जाता है टेनेंसी का, तो मालिक मकान की पहली ज़िम्मेदारी ये है कि वो पहली फ़ुर्सत में जो रेंट रजिस्ट्रार है उसके पास जाए और उसको दिखाए कि भाई मैंने अपनी ज़मीन जो है ना, अपना जो घर है वो रेंट पे दिया है फ़लाँ बंदे को, और ये मेरा उसके साथ माहिदा हो गया है, टेनेंसी एग्रीमेंट। तो रेंट रजिस्ट्रार क्या करेगा? उसको एंट्री करेगा, उसके पास एक रजिस्टर होगा, उसके अंदर मेंशन करेगा। उसके बाद फिर वो उस जो टेनेंसी एग्रीमेंट है ना, उसके ऊपर वो स्टैंप लगाएगा, उसको वैलिडेट करेगा, उसको ऑथराइज्ड करेगा। उसकी एक कॉपी जो है ना, वो अपने पास रखेगा, और उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो वापस मालिक मकान को दे देगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप मालिक मकान हैं, तो आपने किरायानामा करके, एग्रीमेंट करके टेनेंसी का, तो पहली फुर्सत में रेंट रजिस्ट्रार के पास जाना है, ताकि अब पता चल जाए और ऑफिशियल रिकॉर्ड में आ जाए कि आपने एक टेनेंसी एग्रीमेंट कर रखा है। दूसरा, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो टेनेंसी है ना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये रिकॉर्ड में आ जाए। सो मालिक मकान या टेनेंट, ये दोनों लीगली, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ऑफिशियली जाके टेनेंसी एग्रीमेंट को जाके रजिस्टर करवाएं।
यहाँ पे वैसे तो लैंडलॉर्ड की ज़िम्मेदारी है, लेकिन कि टेनेंट के ऊपर भी ये जो है ना बराबरी इसकी ज़िम्मेदारी आती है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। खाली पाली जो है ना एग्रीमेंट करके आप आपस में बैठ गए, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख गए, ठीक है, लेकिन उसकी लीगली कोई हैसियत ही नहीं है जब तक आप उसको रजिस्टर नहीं करवाएंगे। आपने हुकूमती सरकार के साथ रजिस्टर करवाना है ना, उसको बताना है कि ना भाई सरकार, ये मैंने अपना घर इस फलां बंदे को रेंट पे दिया, हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हो गया, मेहरबानी करके इसकी रजिस्ट्रेशन करके इसको अपने पास नोट कर लें। ठीक है जी। और दूसरा ये कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ये आपके पास हमेशा होना चाहिए। जिस तरह शादी होती है तो अक्सर जो है ना वो जो कपल्स हैं वो है ना ट्रैवल करने जाते हैं, ठीक है ना, नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो बाज़ औक़ात फिर प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं पे कोई इशू होता है तो पुलिस वाले पूछ लेते होते हैं कि जी आप आपस में क्या लगते हैं? तो कहते हैं हम मियाँ बीवी हैं। कहते हैं सबूत दें। कैसे पता चले मियाँ बीवी हैं? क्या पता बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हो? तो ये भी हो सकता है ना। तो अक्सर जो नए नए बेचारों की जो शादी होती है ना, वो अपने साथ ना एक निकाह की कॉपी लेके घूमते हैं। तो इसी तरीके से जो लैंडलॉर्ड है और जो मालिक मकान सॉरी जो अपना किराएदार है, इनके बीच में भी जो रिलेशनशिप है ना टेनेंसी का, वो उसका प्रूफ उनके पास होना चाहिए, यानी वो किराएनामा होना चाहिए। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि अगर उसके अलावा भी कोई और एग्रीमेंट आपस में कर रहे हैं तो उसको भी उसी तरीके से रजिस्टर करवाना है जिस तरह आपने टेनेंसी एग्रीमेंट किया है। अच्छा जी, अब वो जो टेनेंसी एग्रीमेंट होगा, वो जो मायदा होगा, उसमें क्या चीज़ें आपने लिखनी है? भई सबसे पहले तो जो लैंडलॉर्ड है, जो टेनेंट है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, अपना नाम, एनआईसी, एड्रेस वगैरह। उसके अलावा जो प्रेमिसेस है, उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे, प्रेमिसेस कौन-सी हैं, वो जगह कौन-सी है, घर है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, क्या है? इसके अलावा पीरियड कितना होगा टेनेंसी का, कितने अरसे के लिए आप किराए के ऊपर ये चीज़ दे रहे हैं, ठीक है? और दूसरा जो रेंट है, रेंट की डिटेल बताएँगे, आप रेंट कितना पे करेंगे, किस तारीख को पे करेंगे और किस तरीके से पेमेंट आप यानी करेंगे, उसका मोड क्या होगा, किस तरह पे करेंगे? जो लैंडलॉर्ड का अकाउंट है उसके अंदर डिपॉज़िट कराएँगे, ईज़ी पैसा करेंगे या किसी और तरीके से आप कैश देंगे, ठीक है जी। इसके अलावा बैंक अकाउंट की डिटेल भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी लैंडलॉर्ड को, क्योंकि मालिक मकान है, उसी को आपने रेंट पे करना है, तो एग्रीमेंट के अंदर उसका जो है ना बैंक अकाउंट भी ज़रूर आपने मेंशन करना है। दूसरा पर्पस ज़रूर बताना है यार टेनेंसी का, टेनेंसी आप किराए पे ये जगह क्यों ले रहे हैं? आपने कोई दफ़्तर खोलना है, आपने कोई घर का काम करना है या आपने रिहाइश इख्तियार करनी है, क्या करना है? कोई ट्यूशन सेंटर खोलना है, अकेडमी स्टार्ट करनी है, क्या करनी है? और दूसरा जो एडवांस रेट होता है, सिक्योरिटी वगैरह, वो भी आपने मेंशन करना है इस एग्रीमेंट के अंदर। अच्छा जी, अब पेमेंट किस तरह होगी? वैसे पेमेंट ये होता है कि एग्रीमेंट में तो आपने ना पेमेंट का तरीक़ेकार और साथ में किस तारीख को पे की जाएगी, ये दोनों चीज़ें मेंशन करनी है। लेकिन अगर खुदा न ख़ास्ता आप जो है ना वो आपका एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ें मेंशन नहीं करते, ना आप तारीख मेंशन करते हैं और ना ही उसका तरीक़ेकार, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये है कि हर महीने की 10 तारीख को ऑलमोस्ट आपने रेंट पे करना है। इन केस अगर आपने तारीख नहीं लिखी, बाज़ औक़ात लोग करते हैं ना, कोई 15 को पे करता है, कोई 25 को पे करता है, क्योंकि बहुत सारे जो रेंट पे जो लोग रह रहे होते हैं उनकी जॉब की उनकी सैलरी किसी की 10 तारीख को आती है, किसी को 15 को, किसी को 25 को, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, तो वो उस हिसाब से अपना जो है ना वो रेंट का हिसाब लगा देते हैं, ठीक है ना? वो कहते हैं कि जी मैं फ़लाँ तारीख को यानी इस तारीख तक मैं आपको रेंट पे करूँगा। वैसे आम तौर पे तो ऑफ़िशियली यही होता है, मंथ के स्टार्ट के अंदर शुरू वाले 10 दिनों में, 5 दिनों में आपने रेंट पे करना होता है। दूसरा, अगर आपने एग्रीमेंट में मोड नहीं लिखा कि किस तरीके से आपने पेमेंट करनी है, तो ऑटोमेटिकली जो उसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये है कि जो टेनेंट है ना वो जो क्या करेगा, जो रेंट होगा या तो वो मनी ऑर्डर के ज़रिए भेजेगा या साथ में क्या करेगा कि लैंडलॉर्ड के अकाउंट के अंदर डायरेक्ट डिपॉज़िट करवा देगा। ठीक है? अब लेकिन ये अब चीज़ तो उस तरह नहीं है, आज के ज़माने में तो लोग पता है ईज़ी पैसा कर लेते हैं और आजकल बैंकिंग सेक्टर की मोबाइल एप्लीकेशंस बनी हुई हैं। बैंक जो है ना, जो भी हमारे पास बैंक्स है तो आप वहाँ से ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा जी, दूसरा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो मालिक मकान और किराएदार के बीच में जो ये टेनेंसी का एग्रीमेंट होता है ना, इसको आपने कानून के तहत ही रखना है। यानी जो कानून की जो प्रोविज़न्स हैं, उनके मुताबिक ही उसको आपने ढालना है। ये नहीं है कि आपका जो एग्रीमेंट है वो ये जो कानून है, जो हम पढ़ रहे हैं पंजाब प्रेमिसेस वाला, इसकी कोई खिलाफ़ वर्ज़ी करे। ये याद रखना, ये चीज़ याद आपने यानी कि इसको ज़हन रखना, यानी कि आपने जो एग्रीमेंट करना है, उसमें इस कानून की सारी चीज़ों को ज़हन में रख के रखना है, कोई चीज़ खिलाफ़ वर्ज़ी नहीं करनी, ठीक है जी? अच्छा जी, अगर इन केस जो टेनेंट है, वो इस कानून के तहत एग्रीमेंट नहीं करता या इस कानून की खिलाफ़ वर्ज़ी करता है
और फ्यूचर में उसका कोई इशू हो जाता है तो और वो रेंट ट्राइब्यूनल के पास जाता है। अब रेंट ट्राइब्यूनल क्या होता है? ये वो अदालतें होती हैं जो इस मखसूस काम के लिए बनाई जाती हैं, स्पेशलाइज्ड अदालतें होती हैं जिनका काम यही होता है कि जो टेनेंसी के एग्रीमेंट के इश्यूज़ हैं, रेंट के इश्यूज़ हैं, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो भी इशू है उसको वो सेट आउट करते हैं। तो अगर टेनेंट किराएदार रेंट ट्राइब्यूनल के पास जाएगा तो उनको दरख्वास्त करेगा कि ये मेरा मसला है, हल करें, तो वो तो सबसे पहले करेंगे भाई, एक तो आपने कानून के तहत ये चीज़ें, इस कानून के तहत आपने सारे मामलात नहीं कर रहे, तो भाईजान सबसे पहले तो आप क्या एक काम करें ना, जो आपका पूरे साल का जो रेंट होता है ना उसका जो 5% है वो पहले हमें जमा करवाएं, फिर हम देखेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मालिक मकान है वो भी जनाब इस कानून की प्रोविजंस के ऊपर अमल नहीं कर रहा, नाकाम साबित होता है और उसका भी कोई इशू हो जाता है और वो रेंट ट्राइब्यूनल के पास जाता है, फ्यूचर के अंदर एप्लीकेशन दे रहा है, तो वो भी उसको पहले कहेंगे कि भाईजान सबसे पहले तो आप क्या करें कि पूरे साल का जो आपको रेंट मिलता है ना उसका जो 10% है वो जो है ना सरकार के ख़जाने में जमा करें, उसके बाद हम आपका मामला देखेंगे। तो यानी ये आपके ऊपर एक पेनल्टी है इन केस अगर आप इस कानून के तहत एग्रीमेंट नहीं करते या टेनेंसी के मामलात को नहीं लेके चलते। अगर आप टेनेंट हैं तो 5% एनुअल रेंट का हिसाब से, और अगर आप लैंडलॉर्ड हैं तो 10% पूरा जो एनुअल रेंट है उसके हिसाब से। सो दोस्तों, ये थी हमारी पहली वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि क्रिएशन ऑफ टेनेंसी यानी मालिक मकान और किराएदार के बीच में जो टेनेंसी का जो रिश्ता जन्म लेता है उसका क्या तरीक़ेकार है और उसके अंदर जो एग्रीमेंट बनता है उसकी क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर इनडायरेक्टली जो एग्रीमेंट होता है टेनेंसी का वो भी कवर हो गया। सो अगर आपसे सवाल ये किया जाता है कि एग्रीमेंट बताएं टेनेंसी का, तो वो भी मैंने आपको यहीं पे बता दिया। तो क्रिएशन ऑफ टेनेंसी एंड एग्रीमेंट ऑफ टेनेंसी ये आपस में ही जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।